रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबके सामने कार्यक्रम मन की आंखों से लेकर के। ज्यादा कुछ भूमिका है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कार्यक्रम आजकल सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ रहा है। हम हमारे जो मेहमान हैं आदरणीय RS चौहान सर, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। 2 प्रोग्राम ऑलरेडी उनके साथ रिकॉर्ड कर चुके हैं और आजकल उनसे जो चर्चा चल रही है वो ब्रेल लिपि के क्रमिक विकास पर उनसे बातचीत चल रही है, जो कि हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए जानने योग्य बातें हैं और ये जानना जरूरी भी है। 4 जनवरी को हर वर्ष दृष्टिबाधित समाज विश्व ब्रेल दिवस मनाता है और उस दिन दृष्टिबाधितों के युग पुरुष कहे जाने वाले महामना लुई ब्रेल साहब का जन्मदिन भी होता है। तो इन्हीं सब बातों के आलोक में ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए आज भी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चौहान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, पुराना पिछला जो कार्यक्रम था आपके साथ वो श्रोताओं को बहुत पसंद आया, सबने काफी उसकी तारीफ की और आपने अपने ज्ञान के भंडार में से जो कुछ दिया है सबको, वो निश्चित रूप से लंबे समय तक सबके काम आने वाला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ त्रिवेदी जी। जी 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 सर। तो आज सर बातचीत की शुरुआत जहाँ से करनी है जी, लुई ब्रेल साहब के निधन के बाद जी, ब्रेल लिपि किस प्रकार आगे बढ़ी, उसके बाद ब्रेल लिपि की स्थिति क्या रही सर? जी देखिए, ऐसा है कि उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद जब इसे औपचारिक मान्यता मिल गई फ्रांस में जी, तो वहाँ भी और दूसरे देशों में इसकी जो कामयाबी है, जानकारी है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। जी, यूरोप के देशों में शुरू में जैसे इटली के बाद में स्पेन, ये सब जो है जी, इन जगहों पे जाने लगे, इंग्लैंड में। जी, लेकिन ये कहना चाहिए एक संघर्ष की शुरुआत अच्छा, ब्रेल के लिए। अच्छा, और ये संघर्ष 2 स्तर पर चल रहा है। जी, एक स्तर ये था जी, कि ब्रेल का और रेखा प्रणाली का संघर्ष चल रहा था जी, उस समय भी, जी, जो हमने चर्चा की थी कि जैसे हॉय ने बनाया जी, कि सामान्य अक्षरों को उभार कर पढ़ने का, जी, तो वो भी चल रहा था। बहुत से लोग लाइन टाइप का भी विकास कर रहे थे। जी, दूसरी तरफ जो है ब्रेल की मान्यता बढ़ रही थी, जी, तो उसका भी विकास हो रहा था। जी, अब इसमें 2 मुख्य बातें थी जी, कि जो अधिकतर दृष्टिवान लोग थे, जी, क्योंकि जिन्होंने काम शुरू किया इस क्षेत्र में, जी, वो चाहे ऑय थे या हमारे दूसरे लोग थे ब्लाइंड की शिक्षा शुरू करने जी, वाले, जी, जर्मनी में भी और रशिया में भी, जी, ऑस्ट्रिया में भी, योहान विलियम जैसे। जी, जी, तो ये मिस्टर क्लाइन थे, वो भी साइटेड थे, अच्छा, जिन्होंने पहला स्कूल ऑस्ट्रिया का शुरू किया। अच्छा। जी हाँ। विश्व का पहला स्कूल सर वो कहलाता है या ऑस्ट्रिया का पहला स्कूल कहलाता है? जी नहीं, पहला स्कूल जो विश्व का है वो तो वही कहलाता है जो गलाती ऑय ने शुरू किया। ओके, ओके, 1784 में। जी, 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 लेकिन उसके बाद में जो दूसरा देश है ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया में बहुत अच्छा स्कूल शुरू हुआ। जी, तो वो एक साहब थे मिस्टर योहान विलियम क्लाइन, जी, वो भी साइटेड थे। वो भी साइट है। तो बहुत साइटेड लोगों का सहयोग इसमें नेचुरली मिला। बिल्कुल सर। तो वो चाहते तो भला थे, पर ये था कि उन्हें ये था कि आंख से जो चीज दिखती है वो ज्यादा हमारे लिए अच्छी है, तो ब्लाइंड के लिए भी होनी चाहिए। पर अभी वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो देखने में अच्छा लगता है जी, वो स्पर्श करने में भी उतना अच्छा या सरल होगा या नहीं होगा। जी, जी, ये था संघर्ष। अच्छा, तो जो ये लोग थे, इन्होंने जैसे उसके बाद में यूरोप में अगर हम रहें तो एल्स्टन टाइप था, शॉर्ट हैंड्स थे, कई तरह के लाइन टाइप। जी, अगर वहां से देखें, अमेरिका की बात करें, जी, तो वहाँ पे अंतिम जो लाइन टाइप था जी, वो था बॉस्टन लाइन लेटर, अच्छा, जिसको बॉस्टन टाइप भी कह देते हैं। जी, वो भी लाइन टाइप था।
वो भी लाइन टाइप उसको मिस्टर हो ने बनाया था। जी। हो जिन्होंने जी। आज जो जाना जाता है परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड या परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड। जी 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 जी। तो उसके जो संस्थापक थे मिस्टर हो जी, वो भी साइटेड थे। ओके। तो ये लाइन टाइप और ब्रेल में जो है संघर्ष चलने तो लगा। उनके लिए जो कन्वीनियंट था उसी पर ज्यादा संघर्ष चल रहा था। जी 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 जी। तो ये बात। और दूसरा जो ब्रेल का था उसका विकास इस तरह से हुआ कि ब्लाइंड को अच्छा तो लगा जी, लेकिन एक तो ये था जो क्रम स्वयं लुई ने निर्धारित किया था जी इन विभिन्न आकृतियों का। जी एक तो वो बात थी। जी। ब्लाइंड कहते थे कि जो उन्होंने क्रम निश्चित कर दिया जिसे 7 लाइन सिस्टम कहते हैं उसी के अनुसार सब होना चाहिए। जी कुछ लोग कहते थे कि उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। जी। तो ब्लाइंड मानते थे ब्रेल लेकिन यहाँ जो है उनमें थोड़ा अंतर था। अच्छा। वैचारिक मतभेद था। जी तो हर एक व्यक्ति अपने ढंग से कर रहा था। इसको कहा गया कोड्स, बैटल ऑफ कोड्स हम कह सकते हैं। ओके। संहिता संघर्ष। संहिता संघर्ष। जी जी हाँ। अब आपको आश्चर्य होगा जी कि ब्रेल ही थी और लाइन टाइप भी थी। एक तो ये चल रहे थे दोनों साथ साथ। जी फिर ब्रेल की अलग अलग संहिताएं चल रही थी। जी। उदाहरण के लिए अंग्रेजी एक ही है भाषा लेकिन उसमें इंग्लैंड में एक कोड था, अमेरिका में दूसरा कोड था। अच्छा, समझ गए? जी 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 जी। तो उनका ये था कि भाई अच्छा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अहम जी अहम की बात भी थी। जी जी क्योंकि अमेरिका का एक तरह का अहम था, इंग्लैंड वालों का अहम था वह ब्लाइंड या साइटेड, वर्चस्व की लड़ाई। उसी समाज का हिस्सा। जी। तो वो कह रहे थे भाई हम अंग्रेजी भी हमारी भाषा है जी और हमारा इतना बड़ा साम्राज्य जी, तो हमारी बात मानी जाए। बिल्कुल सही है। तो लेकिन जरूरी तो नहीं। लेकिन ये जरूर हुआ जी। इंग्लैंड में सबसे पहले ब्रेल को ये मान लिया गया कि भाई हम इसी को मानेंगे और इसी का प्रचार करेंगे। ये कम से कम ये बात तय होगी। अच्छा, इतना तो तय हो गया कि भाई ब्रेल को बढ़ावा देना है, अब कुछ भी हो जाए। और 1860 के दशक में ये तय कर लिया जी, जिसका कारण था डॉक्टर आर्मिटेज का योगदान। ओके, जो हमने शायद चर्चा की थी। हाँ, पिछले कार्यक्रम में। जी। तो उन्होंने बड़ा अपना व्यक्तिगत धन, जी, क्योंकि अमीर धनाढ्य व्यक्ति थे, जी, उन्होंने जो है अपना धन भी, आर्थिक सहयोग भी दिया, जी, लोगों का सहयोग भी लिया जी, और ज्यादातर उसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति थे जी, इसलिए उन्हें आसानी रही। अच्छा। और उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बनाई थी जी 1860 के दशक में ही इसी के लिए, ब्रेल विकास के लिए। जी। जो धीरे धीरे करते करते ये बनी, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड बनी। जी। फिर जाके जो अब बाद में 20th सेंचुरी में जिसे RNIB के नाम से जानते हैं। जी 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 जी, बहुत बड़ा संस्थान है। बिल्कुल, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। यस सर। तो उसकी स्थापना एक तरह से आर्मिटेज ने ही की थी। ओके। और विकास के बाद वो पहुंचा और अब तो खैर वो भी एक दुनिया का बहुत बड़ा संस्थान है। जी। योगदान दे। जी। तो ये चला। अब इसमें चलते चलते बहुत कॉन्फ्रेंसेस हुई, बातें हुई। किसी ने ब्रेल कहा, किसी ने 1.5 डॉट कहा, जिसे वो कहते 1.5 डॉट। अच्छा। उसी को अंग्रेज जो है रॉटन डॉट सिस्टम। ओहो, बताइए कितना मतलब झगड़ा था इसको। कटुता थी। जी। तो फिर बड़ा मेल जोल से बातचीत करके और तब जाके 1917 में एक न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई। तो करीब करीब उसमें समझौता हो गया कि भाई जो मिलजुल कर बनाया है, जिसमें ज्यादातर बात इंग्लैंड के लोगों की मान ली गई, तो उसी को हम मान लेंगे और उसे एक बाद में थोड़ा सुधार करके अंतिम रूप देंगे। जी। यहाँ तक हो गया। जी।
तो उसमें एक जगह आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर हेलन केलर, जी, मेरा ख्याल है हमारे सब साथी जानते होंगे, निश्चित जो रूप कि से। मूक बधिर दृष्टिहीन महिला थी। जी जी जी। आप ये समझिएगा कि उनसे जब पूछा गया कि कौन सा सिस्टम ठीक है, ओके। तो मिस हेलन केलर ने कहा कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल है जी। इसके पक्ष में अपना मत रखा। हालांकि उस वक्त वो इतना सब कुछ होने पर भी करीब करीब इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में 20 कोड्स चल रहे थे मिलाकर। ओ हो, अच्छा। और वो उन करीब करीब सभी कोड्स में पढ़ लिख सकती थी ब्रेल अच्छा को। जी। तो इसके बाद में 1930 के दशक में फिर जी एक सम्मेलन हुआ अमेरिका में। जी। उसमें फिर ये निश्चित किया गया कोड जिसे नाम दिया गया स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल। ओके, यूनानिमसली इसको मान लिया गया, मतलब। हाँ, यूनानिमस तो नहीं, लेकिन बहुमत से माना गया और इसको काफी स्वागत हुआ इसका। लोग जान गए कि कितना नुकसान हो रहा है ब्लाइंड। जी 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 जी। तो एक तो सामान कम, उस पर फिर एक ही आदमी एक ही सामान को कई कई कोड्स में लिखो, लाइन टाइप में लिखो। जी। तो बड़ा सामग्री का जो है उपयोग कम, दुरुपयोग एक तरह से हो रहा था। जी। तो ये वहाँ अंतिम रूप मिल गया। जी। और फिर क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड में तो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड काफी बड़ा था जी। वो जो है अमेरिका और इंग्लैंड ने मान लिया, तो फिर इंडिया में माना गया और जगह माना गया। जी जी जी। और बाकी देशों में फिर जो पहली स्थिति थी वैसी चलती रही। और इंग्लिश का मामला जो है अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गया। ये तो बात यहाँ तक रही। जी जी। यहाँ पर सर मैं दो छोटी छोटी बातें जो मुझे याद आ रही हैं जब कभी हम ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप उसमें कुछ बता पाएं। एक तो सर लुई ब्रेल साहब की जो शिष्या रही एक, उनका भी कुछ इसमें योगदान माना जाता है। और एक 1895 में शायद कोई मान्यता या कोई सहमति बनी किसी चीज पर, वो फ्रांस में या कहाँ, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर इस पर कुछ आप प्रकाश डाल पाए इन दोनों बातों पर। नहीं, वो 1895 का जो संकेत आप करने की सोच जी, वो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ जी। लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूँ, वो जो कहीं आपने सुनी है जी जी जी, कि उनकी शिष्या जी, दरअसल उस पर एक जी विवाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा, पुस्तक भी लिखी गई है और मैं इस बात को मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है जी कि उस महिला ने एक जी जो है नावल भी लिखा था जी, फ्रेंच भाषा में एक नावल लिखा था जी, और जिसमें उसने कुछ कष्ट प्रकट किया है कि उनके योगदान को जी शायद उतना महत्व नहीं दिया गया। अच्छा, यूं है वो कहानी सारी। ये है, लेकिन उसके साथ अब चूंकि उतना बारीक और ये सब महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसी को लोग ज्यादा कहते हैं। ठीक बात है सर। तो कहा यह भी जाता है कि वो शिष्या भी थी और उसकी कुछ कहना चाहिए अंतरंगता लुई ब्रेल के प्रति थी जी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं जी कि उस अंतरंगता के कारण जी वो लुई ब्रेल से अधिक महत्व अपने लिए चाहती थी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये एक स्थिति ऐसी है जिसपे कोई निर्णायक तथ्य हमारे सामने नहीं है। ओके ओके, तो इस पर तो चर्चा ये बात है। बिल्कुल सही है सर। वो ऐसा ही कुछ हमने भी कहीं पढ़ा है, तो मुझे लगा कि ये क्या मामला है, यही आपसे। नहीं, आपने सही पूछा। जी जी जी, वो है उनकी उपन्यास का जिक्र मैंने पढ़ा है। जी जी जी, तो जो मैंने जी कहा कि उसमें 2-3 बिंदु इस तरह के हैं। मानव स्वभाव है। बिल्कुल सही है सर जी। तो अब सर बात करें अगर भारत में ब्रेल लिपि के आने की, और क्या स्थिति रही ब्रेल लिपि की भारत में सर, कब से शुरुआत? ब्रेल लिपि का जो भारत में जी हमारा
संघर्ष है, या यूं कहिए कि विकास की गति और ये क्रम है, वो करीब करीब जी जो जिसे मैंने पहले कहा कि बैटल ऑफ कोड्स यूरोप जी में, जी उसी तरह का कुछ कुछ बैटल ऑफ कोड्स एंड बैटल ऑफ टाइम्स हुआ तो यहाँ भी। अच्छा लेकिन हम केवल एक संघर्ष से बच पाए, दूसरे से नहीं बच पाए। जी भारत में क्योंकि जो शुरुआत हुई जी बहुत ही जिसे कहते हैं आरंभिक स्तर पर, जी वो तभी हुई जब यहाँ मिस एनी शार्प आई, अच्छा जो मिशनरी थी, और उन्होंने अमृतसर में दरअसल ये आरंभ किया था, एक छोटी सी संस्था। वहाँ पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था, सेंट कैथरीन्स हॉस्पिटल। अच्छा तो सेंट कैथरीन्स हॉस्पिटल के कैंपस में उन्होंने अपनी गतिविधि ब्लाइंड लोगों के लिए कहना चाहिए शुरू की। शिक्षा तो क्या, बस उनका ये था कि उसमें किसी भी आयु के लोग आ सकते थे, 20 साल, 25 साल, 50 साल, समझ रहे हैं ना? जी 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 मतलब ब्लाइंड हो। बिल्कुल सर। और वो केवल ये चाहती थी कि उन्हें थोड़ा सा ज्ञान जो है वो इस स्पर्श लिपि के माध्यम से बाइबल का करा दिया जाए, कुछ छोटे मोटे, और जो उस समय संभव था उनके लिए करना, जैसे चिक बनाना या बीड वर्क, मालाएं बनाना वगैरह वगैरह, इस तरह की हस्तकला थोड़ी बहुत सिखा दी जाए ताकि वो कुछ अनुभव करें कि आत्मनिर्भर हैं। जी बाकी उस समय उद्देश्य यही था, इससे अधिक शिक्षा का तो नहीं था, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, क्योंकि उन्होंने जो नाम रखा उसी से आप समझ जाएंगे जो कुछ मैं विस्तार में कहूँ। उन्होंने उसका नाम रखा था संस्था का इंडस्ट्रियल होम, नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल होम फॉर क्रिश्चियन ब्लाइंड। नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल होम फॉर द क्रिश्चियन ब्लाइंड। बताइए। तो इसमें जो पहली मान्यता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज का, चाहे सामान्य बच्चों के लिए या ब्लाइंड के लिए, कि क्रिश्चियनिटी पे उनका कुछ अधिक बल था। बिल्कुल बिल्कुल उसका उसके बाद में ये था कि भाई ब्लाइंड को और तो क्या इंडस्ट्री, ये कि पर्दे बनाना, ये थोड़ा बीड्स वर्क, चेक वर्क, जिसे हम आज के टाइम में बैम्बू वर्क या क्राफ्ट वर्क या पेपर वर्क तक कह सकते हैं आज तो। जी उसी में शामिल है। जो ओरिगामी कला है जापान की, तो वो भी आज तो ओरिगामी अपने आप में अलग कला है, लेकिन उस वक्त ये सब इसी में आता था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यहाँ पर सर एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में, ये क्या पहली संस्था इसको माना जाता है या पहला दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल भी इसी को माना जाता है भारत में? ये अच्छा प्रश्न आपने किया जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 1947 से पहले अगर कम से कम वाक्यों में मैं कह सकूं, जी, तो पूरे देश में सारी और सब तरह की, सबके लिए, मतलब जितने भी भारत के ब्लाइंड हैं, महिला पुरुष, लड़के लड़कियां, इन सब के लिए केवल जो एक रिपोर्ट है भारत सरकार की, उसके मुताबिक तो केवल 32 संस्थाएं थी, केवल 32 जी। लेकिन उसके बाद जो मैंने खोजबीन की, जितना मैं कर सका, जी, उसके मुताबिक करीब करीब 35-36 थी। अच्छा जी हाँ, उनका मैंने कहीं उल्लेख किया अपने लेखों में। अच्छा, तो इन्होंने 32 का किया। 32 में से कुछ संस्थाएं, जैसे निश्चित तौर पे कराची में स्कूल था जो पीएम अडवाणी ने शुरू किया था 1922 में। 22 में, ओके। या लाहौर में एक गवर्नमेंट स्कूल था जी, और एक ब्लाइंड स्कूल भी था जो बाद में, उसके स्कूल तो क्या है, उसके संस्थापक यहाँ आ गए तो उन्होंने यहाँ शुरू किया जी। तो इस तरह से सब मिलाकर जी 32 संस्थाएं थी, जिनमें केवल तकरीबन 1200 महिला पुरुष जो है उससे लाभान्वित हो रहे थे। अच्छा, और इन महिला पुरुषों में जी युवक युवतियां जी, वृद्ध सभी शामिल थे जी।
और इसमें इंडस्ट्री मतलब आप बता दें कि भाई देखिए, जो ज्यादातर पहले होम्स और ये इंडस्ट्रियल होम्स की बात हुआ करती थी जी क्योंकि बात यही थी कि ब्लाइंड को शेल्टर मिल जाए, खाना पीना मिल जाए, थोड़ा बहुत जी कुर्सी बनाना ये सीख लें तो चल जाए। जी तो मैं कहूँगा शिक्षा तो गौण थी, स्कूल की दृष्टि से देखा जाए तो जी गौण था। तो संस्थाओं की दृष्टि से ये था, जी मैं आपको नाम बता सकता हूँ। बॉम्बे का जो पहले नाम दूसरा था उसको अमेरिकन मराठी मिशन जी स्कूल कहा गया, फिर और कुछ कहा गया जी जिसे बाद में लोग आम ब्लाइंड आज भी जी दादर स्कूल के नाम से जानते हैं, जी। जो अब लड़कियों के लिए केवल, अच्छा पहले लड़के लड़कियों दोनों के लिए था। अच्छा। जी हाँ। तो ये सर मतलब निर्विवाद रूप से कह पाना शायद कठिन है कि पहला स्कूल या पहली संस्था कौन सी थी, है ना? नहीं, पहली संस्था तो निश्चित रूप से जी यही थी। यही थी। अच्छा। यही संस्था थी जी जो मैंने बताया, ये अमृतसर की। बाद अमृतसर में के। जी बाद में मिस शार्प उसको देहरादून में ले आई। अच्छा यहाँ अच्छा प्लॉट उन्होंने एक बड़ा जगह खरीदी जो आज भी है, जी वो राजपुर में। अच्छा और उन्हीं के नाम से आज वो शार्प मेमोरियल स्कूल ओके। फॉर ब्लाइंड कहलाता है। जी 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 उसमें अभी काम चल रहा है जी। उसमें। और अब ये है कि ब्लाइंड के साथ साथ वो साइटेड गरीब साइटेड बच्चों को भी उसमें पढ़ाते हैं। ओके तो ये तो निश्चित है। अच्छा चलिए, जी। बहुत अच्छी बात है और सर। आपकी जिज्ञासा जो वो बताएं। जी। तो ब्रेल पर चल रही थी सर बात। भारत में भी निश्चित रूप से अलग अलग कोड और कोड को बनाने वाले और कोड को मानने वाले रहे होंगे। जी तो जी। कैसे ये कहानी सर आगे बढ़ी भारत में? ये भी बड़ी रोचक है और लंबी है, लेकिन जितना संक्षिप्त मैं कर सकता हूँ संक्षेप में बताना चाहूंगा जी 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 कि जब जी बिना एक दूसरे के जाने, जी जब 1887 में मिस शार्प यहाँ आई अमृतसर में, जी और उन्होंने यहाँ के ब्लाइंड के लिए जी जो है काम शुरू किया। ब्रेल भी तभी आई। जी 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 निश्चित रूप से वहाँ निश्चित रूप से उस जी वक्त हिंदी के लिए कोई वो था नहीं कोड, जी तो उन्होंने अपने ढंग से हिंदी की कुछ एक संहिता बनाई और जी यहाँ के ब्लाइंड को पढ़ाना शुरू कर दिया। जी तो उसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों को जानकारी नहीं थी। जी लेकिन उसी वक्त दक्षिण भारत में जी जो है एक महिला थी, चांस की बात ये कि नाम उनका भी एमी था। ओह उनका एनी जी एनी एस्क्विथ, एन एस्क्विथ, एन एस्मिथ एन एस्क्विथ। ओके जी लेकिन वो शिक्षा शास्त्री थी। अच्छा और वहाँ पर जी वो जो है, आप तमिलनाडु में वो जगह है जी पालेम कोट्टा, वहाँ पर वो एक सामान्य स्कूल था जी लड़कियों का, मिडिल जी। स्कूल। उसकी वो पहले हेड मिस्ट्रेस, फिर उसकी सब करता धरता थी। जी तो बाई चांस 1890 में जी एक शुरुआत उन्होंने की एक आध ब्लाइंड को कुछ सिखाने से। जी अच्छा, उन्हें भी पता नहीं था। तो जब वो इंग्लैंड में गई जी तो वहां से लौटकर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। जी तो जो चीज यहाँ के साहित्य में कहीं नहीं मिलती और पहले मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैंने ये पाया कि मिस एस्क्विथ ने जो अपनी शिक्षा देना शुरू किया ब्लाइंड को अपने स्कूल में, शुरू में वो लाइन टाइप से किया था, जी ब्रेल नहीं थी। जी और वो लाइन टाइप था जिसे कहते हैं मून लाइन, मून टाइप। मून टाइप ओके। कुछ ब्लाइंड को मैंने कहते सुना मून ब्रेल। अच्छा एक्चुअली मून ब्रेल नहीं, मून टाइप है, रेखा जी जैसा ऑई का और दूसरों का था। जी तो मून भी ब्लाइंड थे और उनकी लड़की ने भी ये काम शुरू किया। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी एस्क्विथ को दी ब्लाइंड के लिए, कि इसमें बाइबल भी थी, कुछ और थे कि भाई वो पढ़ेंगे। लेकिन बहुत जल्दी एस्क्विथ साइटेड होते हुए समझ गई कि नहीं, लाइन टाइप से ब्रेल ज्यादा ठीक है जी ब्लाइंड के लिए। तो उन्होंने वहां पर ब्रेल कोड एक बनाया जी जिसे कुछ लोगों ने एस्क्विथ
ब्रेल का नाम दिया। अच्छा। कुछ लोगों ने उसे तमिल ब्रेल बाद में कहना शुरू कर दिया जी। तो लाइन टाइप और ब्रेल का तो ज्यादा झगड़ा यहाँ हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, ब्रेल कोड्स का जरूर हुआ, क्योंकि कोई ये किसी भाषा का भी कोई कोड था नहीं जी। अंग्रेजी का तो धीरे धीरे मान लिया गया जी। तो इसमें करीब करीब हमें 60 साल लग गए भारतीय दृष्टिहीनों। अरे बाप रे। आप इसी से समझिए जी कि मान लीजिए एस्क्विथ ने जो अपने स्कूल के लिए तमिल कोड बनाया जी। अब वो पहला स्कूल था, उसके बाद तमिलनाडु में दूसरे स्कूल आए जी। तो उसमें तो वो कोड चल नहीं सकता था जी। तो उसके लिए किसी ने दूसरा कोड बना लिया। अच्छा। इसी तरह से जी। जब बम्बई में शुरू हुआ स्कूल 1900 में, वहाँ कोड कोई मराठी कोड नहीं था जी। मतलब अपनी अपनी डबली अपना अपना राग चल रहा था। करते भी क्या सही बात है। उसके बाद अमृतसर में यहाँ इतना है 1920 के दशक में ये शुरू हुआ स्कूल जी। अब ये भी क्या करते इन्होंने हिंदी के लिए अपना कोड बना लिया जी। तो संक्षेप में कहने की बात ये है जी कि करते कराते ये जो है जी हमारे पास 1945 मतलब 1940 के दशक तक जी भारत में अलग अलग भाषाओं में या हिंदी में भी मिला के हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में जी हमारे पास 10 कोड्स चल रहे थे। 10 बताइए। जिसमें कुछ के नाम जैसे मैं अगर 10 के तो नहीं तो कुछ के अगर बता दूं जी 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 तो उसमें जैसे ये ओरिएंटल ब्रेल है जो 2 क्रिश्चियन पादरियों ने शुरू की थी जी। और जिसको कलकत्ता और मुंबई के स्कूलों में शुरू किया गया लागू किया गया जी। उसके बाद में उसी में थोड़ा परिवर्तन करके एक लाल बिहारी शाह थे कलकत्ता के जी। तो उन्होंने थोड़ा परिवर्तन करके बंगला के लिए बनाया जी। तो उसको उन्होंने नाम दिया शाह ब्रेल या शाह कोड बाद में बंगला कोड जी। तो इस तरह से फिर जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल यूनिफॉर्म ब्रेल जी ये सब करते करते ये सिंधी ब्रेल यूँ समझिए कि 10 कोड बन गए। जी जी जी। अब किया क्या जाए। बिल्कुल सर। इतनी कम संस्थाएं कम ब्लाइंड और वही था कि यहाँ तो स्थिति ये थी ब्रेल और ब्रेल उपकरणों की जी कि ना तो यहाँ कोई ब्रेल प्रेस थी पूरे देश के लिए जी हाथ से कोई एक प्रति तैयार करना है जी और वो की जाएगी क्योंकि राइटिंग स्लेट्स या और इक्विपमेंट के लिए भी जी कोई था नहीं। बिल्कुल सर। तो वही इंग्लैंड से क्योंकि उस वक्त आ सकती थी IB से तो उनको लोग उन्हीं पे लिखते थे जी। तो कहा भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है तो 1940 के दशक में अंततः जी सरकार ने भी एक कमेटी बनाई अच्छा और एक ब्रेल कोड डेवलप किया जी। लेकिन उसमें भी ब्लाइंड और साइटेड को लेकर एक मतज्ञ नहीं था। सर ये 1940 में जो आप कह रहे हैं तो तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने बनाई होगी ये कमेटी तो निश्चित तौर पे ये आप समझिए उस समय वही था कि 1941 में जी। अगर मैं निश्चित ही बताऊं तो हमारी एजुकेशन में एक ज्वाइंट कमिश्नर हुआ करते थे जी सर सार्जेंट थे वो जी जॉन सार्जेंट तो उन्होंने उनकी अध्यक्षता में कमेटी थी उन्होंने फिर अगले साल एक छोटी कमेटी बनाई 5 सदस्यों की अच्छा जिसमें एक ब्लाइंड और साइटेड भी थे अच्छा मिस्टर PM अडवाणी क्या बात जो कराची स्कूल फॉर द ब्लाइंड के संस्थापक थे जी जी और ब्रेल के बड़े अच्छे जानकार थे। क्या बात है सर। जी हाँ जिनके बारे में पिछले कार्यक्रम में शायद आपने कहा था हेलन केलर जी के लेटर पर उनको मिली थी रिक्रूटमेंट। वो दूसरे थे। अच्छा वो उनके लाल अडवाणी। अच्छा वो उनके शिष्य थे। ओके जी हाँ जी लाल अडवाणी ने उनके स्कूल में थोड़े दिन शिक्षा ली थी। अच्छा लेकिन ये चांस की बात है जी लाल अडवाणी साहब बिल्कुल उन्हें गुरु कहते थे जी
मेरी बातचीत हुई बड़ी उनके साथ इस विषय पर। अच्छा। लेकिन गुरु शिष्य ब्रेल को लेकर दोनों अलग अलग धड़ों में थे। दोनों के मतों में भिन्नता थी। बहुत, मतलब एकदम अपोजिट। जी 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 जी। तो जो भी है जी। फिर जब ये मतैक्य नहीं बन पाया जी, तो 1947 में भारत सरकार ने यूनेस्को को एक प्रपोजल भेजा जी। अभी हमारे यहाँ अधिक भाषाएं हैं तो दुनिया में तो और भी भाषाएं हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ नियम कानून क्या नियम बनाए जाए, सिद्धांत जी। जिनके आधार पर विभिन्न भाषाओं में ब्रेल कोड को तैयार किया जा सके। जी। तो वो बात मान ली गई और मार्च 1950 में जी। यूनेस्को के तत्वावधान में एक जो है सम्मेलन हुआ, जिसमें चांस की बात है कि भारत से गुरु शिष्य दोनों वो भी थे। अच्छा। पीएम अडवाणी और लाल अडवाणी। जी 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 जी। चलिए, सहमति हुई मतलब आखिरकार किसी बात पर। आखिरकार ये हुआ कि फिर उसमें सहमति तो क्या बहुमत से हुआ वो भी। जी 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 जी। और उसमें कुछ सिद्धांतों पर बहुमत के आधार पर जो है निर्णय लिए गए जी। और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारी जो ये भारत में ब्रेल संहिता तैयार की गई जी। उसको बनाया गया और भारतीय ब्रेल के नाम से उसको लागू किया गया 1951। ये है इसकी स्थिति। चलिए, क्या बात है। मतलब करीब करीब लुई ब्रेल साहब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष ये संघर्ष पूरा चलता रहा। निश्चित निश्चित। तो ये तो है बहुत लंबा संघर्ष। जी जी। और जिसे नेचुरली खूनी संघर्ष तो नहीं, लेकिन कटु निश्चित था। निश्चित रूप से बहुत कटु संघर्ष था। बिल्कुल सर। जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। पर अच्छी बात यह है कि ये संघर्ष कम से कम स्वतंत्र भारत में जो या उसके आसपास हम जैसे लोग जो जिन्होंने जन्म लिया तो उन्हें वो नहीं झेलना पड़ा, वो कटुता नहीं झेलनी पड़ी, कठिनाइयां तो झेलनी पड़ी। तो ये है स्थिति इसकी त्रिवेदी। तो सर, आज तो ब्रेल लिपि को जानने वाले बहुत सारे दृष्टिवान लोग मिल जाते हैं जी। लेकिन मैं एक हट के थोड़ा सा प्रश्न है, उस दौर में, उस संघर्ष में क्या किसी ऐसे दृष्टिवान व्यक्ति का नाम आता है जो मतलब ब्रेल लिपि के बहुत ही जबरदस्त जानकार रहे? और बताएं सर। निश्चित रूप से जी। ये आप ध्यान रखिए जी कि देखिए जिस तरह से मैंने संकेत किया था जी कि ब्लाइंड व्यक्ति जी, पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्ति भी जी, सामान्य जो लिपि है जी, उसको पढ़ सकता है। बिल्कुल सर। जैसे मैंने उदाहरण दिया था शिलालेख में। जी 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 जी। अभी मैं जो यहाँ पर पुराना एक अशोक स्तंभ है जी, हमारे कालसी में देहरादून के पास वहाँ गया था जी, तो मैंने स्पर्श करके देखा कि जो उसमें अक्षर बने हुए थे तो वो खुदे हुए जी। तो मैंने अपनी अंगुली से छूकर मैंने बताया अपने भांजे को, देखो बेटा ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, ऐसे गई ऐसे गई। हाँ मामा जी, ये जो आप बता रहे हैं ऐसा ही है जी। तो अब अगर उस अक्षर की जानकारी मुझे ये दे दी जाए जी, क्योंकि ये अब हम बच्चों को तो ये पढ़ाते हैं ये अ ई। बिल्कुल सही है सर। लेकिन दरअसल जो देखता है हम जिसे कहते हैं अ या ई, वो आ ई तो अपने आप में कुछ नहीं। भाई भाषा तो उच्चारित भाषा जिसका उच्चारण हम करते हैं जी। अब उसके लिए जो अक्षर लगता है वो तो उसका संकेत है। बिल्कुल सर। आपने एक लाइन बनाई, आपने कह दिया बेटा ये अ है जी या ए है। बच्चे ने कहा हाँ यही ए है, लेकिन दरअसल तो वो ए नहीं है। ये तो वो है जिसे मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और हम दोनों ने उस संकेत चिन्ह में और अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनि अ या ए में उसमें मान लिया कि ये इसका संकेत है जी। तो इसी तरह से ब्लाइंड व्यक्ति भी पढ़ सकता है और जो समर्पित साइटेड व्यक्ति है वो ब्रेल पढ़ सकता है। क्या मैं ऐसे कई ब्लाइंड को जानता हूँ जो थोड़ा पढ़ लेते हैं और ऐसे साइटेड व्यक्ति को मैं जानता हूँ जी, जो ब्रेल को
ब्लाइंड से कहीं तेज, आम ब्लाइंड से कहीं तेज गति से पढ़ सकते हैं। क्या बात है जी हाँ, क्या बात है, बहुत खूब सर। तो चलते चलते सर आज तो अब समय समाप्त हो रहा है। अच्छा लेकिन ये सर 100 सालों का जो इतिहास आपके साथ चर्चा में पता चला, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी और लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ेंगी और जानने की। तो चलते चलते ये बताएं सर कि ब्रेल लिपि की पुस्तकों के लिए पहली ब्रेल प्रेस कौन सी मानी जाती है? कहाँ, हिंदुस्तान में या कहीं और? नहीं, भारत की ही बात कर ले। हाँ, विश्व में और भारत में दोनों में बता दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि ब्रेल का जहाँ तक सवाल है, जो आज रूप है जी, वो तो बिल्कुल ही भिन्न है। खैर बिल्कुल सही है सर। ये तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जी, ब्रेल प्रेसेस इलेक्ट्रॉनिक जी, और कंप्यूटराइज्ड पूरी तरह से। बिल्कुल सर, जिसकी चर्चा फिर कभी अगले कार्यक्रम में करेंगे सर इन सबकी चर्चा। लेकिन पहले मैकेनिकल ब्रेल्स आ गई थी, जिनका पहली जो ब्रेल प्रेस बनाई गई वो भी अमेरिका में है। अच्छा। और निश्चित रूप से जिसने उसको शुरू किया जी, वो भी अमेरिका का था, एक फ्रैंक एच हॉल नाम का व्यक्ति। अच्छा, फ्रैंक एच। और जो आपने कहा उसका भी उत्तर मिलेगा जी। फ्रैंक एच हॉल जो है वो भी एक दृष्टिवान व्यक्ति थे। ओह, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ। जी जी जी। तो यहाँ का जो सवाल है भारत में, जी, हमारे भारत में जी, पहली ब्रेल प्रेस जी, 1951 में ही अमेरिकन प्रिंटिंग हाउस APH से 2 छोटी छोटी पुरानी मशीनें हमने खरीदी थी जी, और उनको जो उस समय का सेंट डंस्टन हॉस्टल फॉर द वॉर ब्लाइंडेड था, जी, उसी के परिसर में कुछ पुरानी बैरकों में उसको स्थापित किया गया जी। और वहां पर जी, उसी से शुरुआत, वो पहली ब्रेल प्रेस थी। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय ब्रेल प्रेसेस बनी भारत सरकार की मदद से, जैसे दक्षिण भारत के लिए चेन्नई में, जी, पूर्वी भारत के लिए कलकत्ता में। जी, 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 जी। तो इस तरह से ये आगे चला मामला। बहुत खूब सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर। इतना, मतलब जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खजाना है आपके पास जिसको शायद एक कार्यक्रम में समेट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो बस थोड़ा सा जो ज्ञान सागर है दुनिया में, जी जी, मैं अगर मन की बात कह रहा हूँ, जी जी जी, उस ज्ञान सागर में से जी, एक सीकर अगर मुझे मिल पाया जी, तो उसमें से मैं चाहता हूँ, अब उस सीकर में से बाकी को कितना क्या मिला ये चले सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपको उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आएगा, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। नंबर डायल करें रेडियो मधुबन का 9414151415। आप रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो आने वाले शनिवार इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी लेकर के आदरणीय चौहान सर के साथ वापस आऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। और आप में से कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर के और डॉक्टर चौहान सर से सीधे प्रश्न अगर पूछना चाहें तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, नमस्कार।